हाँ जी बच्चों, तो कल हम गुड लोगों इवनिंग ने सर। एक मेथड स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग। वैल्यू एडेड मेथड। और कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था बस इसका। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रॉपरली किस तरह से इस मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है उसको हम देखेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, कल वाला मैं अगर हल्का सा एक बार जल्दी जल्दी बता दूं कि वैल्यू एडेड मेथड में होता क्या है, तो बेटा ये कुछ और नहीं है, ये प्रोडक्शन पे बेस्ड मेथड है। हम यहाँ पर हमारी पूरी इकनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन निकालते हैं। ओके। और उस प्रोडक्शन का टोटल करते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल प्रोडक्शन, या जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। प्रोडक्शन को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। ओके, प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं वैल्यू एडेड। और क्यों प्रोडक्शन को वैल्यू एडेड कहते हैं वो मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था। प्लस आज हम एक एग्जांपल भी इसका देख लेंगे जिससे बात आपको क्लियर हो जाएगी, पिक्चर समझ में आ जाएगी, है ना। फिर भी अगर मैं जल्दी से एक बार बताऊं तो बेटा वैल्यू एडेड का मतलब ये था कि हर प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन के काम में लगा है वो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल पहले परचेज करता है। ठीक है। उसी रॉ मटेरियल को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। बहुत सीधी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सब लोग याद करते चलो। ठीक है। हर प्रोड्यूसर पहले रॉ मटेरियल परचेज करता है। बिना रॉ मटेरियल परचेज किए आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, जो रॉ मटेरियल को भी निकालते हैं जमीन के अंदर से, जिनको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, है ना। उनके लिए बच्चों ये माना जा सकता है कि रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं होता। वही फर्स्ट यूजर होते हैं और वही सबसे पहले रॉ मटेरियल को निकालते हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जितने भी उस चेन में प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो सभी पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ओके। उसके बाद वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए, अपने बिजनेस स्किल्स को यूज करते हुए वो उसमें प्रोडक्शन करते हैं। और ऐसा करने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। रॉ मटेरियल उन्होंने लिया था, उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने बदलाव किया, कुछ ना कुछ चेंज किया, और उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक फिनिश गुड्स में। तो बेटा उस फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो जितनी वैल्यू आपने बढ़ाई है, हर प्रोड्यूसर ने अपनी तरफ से जितनी वैल्यू बढ़ाई है वही उसकी तरफ से किया गया प्रोडक्शन है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बेटा क्या निकाला है, मान लो आयरन। ओके। अब आयरन निकालने के बाद मिस्टर ए ने उसको सेल कर दिया मिस्टर बी को। ओके। अब मिस्टर बी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, आयरन। तो मिस्टर बी पहले क्या करेंगे, परचेज। ओके। और परचेज पे इनकी जो कॉस्ट लगती है उसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मान लो बेटा 10,000 रुपीज का इन्होंने आयरन परचेज किया। ओके। अब इन्होंने क्या किया, आयरन से कुछ ना कुछ बनाया। मिस्टर बी ने आयरन से कुछ ना कुछ बनाया। मान लो ये नट बोल्ट्स वगैरह जो होते हैं, ये पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पार्ट्स बनाए, है ना। और जो बना के उन्होंने तैयार किया बेटा उसको कहते हैं आउटपुट, है ना। जो बना करके उन्होंने तैयार किया उसको कहते हैं आउटपुट। और वो जो आउटपुट है वो आउटपुट ये सेल करेंगे अब मिस्टर सी को। और मिस्टर सी को ये सेल कर देंगे, मान लो इमेजिन करो बेटा 15,000। ओके। अब ये 15,000 में ये जो सेल करेंगे ये इनकी हो गई सेलिंग प्राइस या वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। लेकिन अगर हम देखें कि मिस्टर बी ने अपनी तरफ से काम कितना किया है, भाई 10,000 का तो इन्होंने परचेज ही किया था और 15,000 का ये सेल कर रहे हैं सामने वाले को। तो इन्होंने अपनी तरफ से जो काम किया है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन कह सकते हो उसको, वो इन्होंने किया है सिर्फ 5,000 का। अपनी तरफ से जो उन्होंने काम किया है वो किया है 5,000 का। अब इसी तरह से मिस्टर सी है। अब मिस्टर सी ने जो परचेज किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मिस्टर सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 15,000। सी ने परचेज किया 15 में। अब ये नट बोल्ट वगैरह थे, उन्होंने किसी मशीन में लगाया या फिर कुछ प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, है ना। वो लगा के और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी, जो आउटपुट इन्होंने बनाया वो था मान लो बेटा 20,000 रुपीज का। और ये इन्होंने बेच दिया मिस्टर डी को। ओके। अब बेटा मुझे बताओ कि मिस्टर सी ने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की। तो 15 में तो इन्होंने परचेज ही किया था और 20,000 में ये सामने वाले को सेल कर रहे हैं। तो 5,000 रुपीज इन्होंने अपनी तरफ से वैल्यू को ऐड किया, या फिर मैं कहूं कि इन्होंने प्रोडक्शन किया।
ठीक है, 5000 रुपीज का। ऐसे करते करते एक प्रोडक्ट कहां तक पहुंच जाता है बेटा? फाइनल कंज्यूमर तक। और फाइनल कंज्यूमर तक जितने प्रोड्यूसर्स आते हैं उस लाइन में, वो सभी अपनी तरफ से क्या करते हैं? अपनी तरफ से वैल्यू को ऐड करते हैं। सभी लोग अपनी तरफ से वैल्यू को बढ़ाते हैं, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो सभी लोग प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सब प्रोडक्शन इस पूरी पूरी वैल्यू का कर रहे हैं। नहीं बेटा, पूरी वैल्यू का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल जो है उसका प्रोडक्शन कोई और कर चुका है, आपने सिर्फ उसको परचेज किया है और उसको किसी और चीज में कन्वर्ट किया है, आपने उसकी वैल्यू को बढ़ाया है। तो जितनी वैल्यू को बढ़ाया है उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। इसी तरह से बेटा, जब पूरी इकोनॉमी में सभी कमोडिटीज, जितनी कमोडिटीज हमारे यहाँ होती है, हमारी पूरी इकोनॉमी में सबके लिए जब हम वैल्यू एडेड निकाल देते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स का वैल्यू एडेड निकाल देते हैं, तो बेटा हमको क्या मिलता है? जीडीपी, या उसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। तो जब ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है तो बेटा इसी को हम कहते हैं जीडीपी एमपी। और जब जीडीपी एमपी आप निकाल देते हो तो उससे नेशनल इनकम तो निकाल ही सकते हैं। बहुत आसान है। ये एक बहुत बेसिक बात थी जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी बच्चों, बहुत बेसिक सी बात थी, है ना। आज थोड़ा सा टेक्निकल होके चलते हैं और फटाफट फटाफट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका पढ़ लेते हैं, है ना। सबसे पहले बेटा, इस वैल्यू एडेड मेथड के काफी सारे नाम भी हैं। सबसे पहला नाम क्या है इसका? प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं इसको। सेकंड नेम इसका है इन्वेंट्री मेथड। थर्ड नेम इसका है नेट आउटपुट मेथड। एंड फोर्थ नेम इसका है बेटा कमोडिटी सर्विस मेथड। ओके, तो ये चारों नाम हमें याद रखने हैं, है ना। किसी भी नाम से पूछ ले, वैसे ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड तो काफी कॉमन नेम है, क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ये याद रखना, है ना। क्वेश्चन में कई बार वैल्यू एडेड की जगह वो आपको क्या बोलेगा? कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय नेट आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो फिर हमें समझ जाना है कि बेटा वो मेथड कौन सा है? वैल्यू एडेड मेथड। ओके, सेकंड पॉइंट, अब वैल्यू एडेड मेथड में होता क्या है बेटा, ये एक बार पढ़ लो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वैल्यू एडेड मेथड measures national income in terms of value addition by each producing enterprise। ओके बेटा, हमारे यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे नाम दिया है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जो हमारी इकोनॉमी में है, उन्होंने अपनी तरफ से उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना वैल्यू एडिशन किया है। जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं पूरे साल भर क्या काम करता हूं बेटा? मैं पूरे साल भर रॉ मटेरियल परचेज करता हूं और उसका प्रोडक्शन करके उसको सेल करता हूं। परचेज करता हूं, सेल करता हूं, परचेज करता हूं, सेल करता हूं। तो बेटा मैं अपनी तरफ से पूरे साल भर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, उसका टोटल। इसी तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी में मेरे जैसे जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी के वैल्यू एडिशन का टोटल जब किया जाता है और उससे जो टोटल निकल के आता है, टोटल वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, तो बेटा वही यहाँ पे हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसी को हम यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू एडेड क्या होता है, जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैं इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलूंगा, है ना। अच्छा बेटा, एक नाम और होता है इसका, किसी को याद है? मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका एक नाम और होता है, या रॉ मटेरियल का एक नाम और होता है। रॉ मटेरियल को कुछ और भी बोलते हैं, किसी को मालूम है बेटा क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट होता है, बिल्कुल। पूरा जो वर्ड है उसका बेटा एक पार्ट आपने बोल दिया। कौन सा इनपुट? पूरा एक वर्ड था, किसी को याद हो तो? बेटा इसका नाम होता है नॉन फैक्टर इनपुट। क्या कहते हैं रॉ मटेरियल को? नॉन फैक्टर इनपुट। याद रखना, नॉन फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक नहीं होता, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा होता है। ना तो ये लैंड में आता है, ना लेबर में आता है, ना कैपिटल में आता है, ना एंटरप्रेन्योर में आता है ना। ये चारों से अलग होता है। वो सब भी प्रोडक्शन में साथ देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल प्रोडक्शन में किसका होता है? रॉ मटेरियल का, है ना। भाई अगर सब लगा लोगे, मशीन, बिल्डिंग, लेबर सब लगा दोगे, लेकिन खाली मशीनें चलाओगे क्या? है ना। आपको डालने के लिए क्या चाहिए? उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो ये भी एक इनपुट है। वो सब भी था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक फैक्टर ही है, लेकिन ये नॉन फैक्टर इनपुट है ना।
तो रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स तो नाम इनका है ही सही। और बेटा रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो आप खर्चा करते हो, रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो आपकी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखना, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, कि एज अ इंटरमीडियरी आपने कितना कंजम्पशन किया, मतलब आपने कितनी वैल्यू को उसमें परचेज किया, है ना, उसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, आगे पढ़ो। वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल में जो वैल्यू को ऐड करते हो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की मदद से रॉ मटेरियल में जो एडिशन करते हो, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये वो जो एंटरप्राइज है, वो जो प्रोड्यूसर है, उसका कंट्रीब्यूशन है। एक गुड का या सर्विस का जो फ्लो चल रहा है इकोनॉमी में, उस फ्लो में सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। एक चेन होती है, उस चेन में जितने प्रोड्यूसर्स आते हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने अपनी तरफ से कितने रुपए का उसमें कंट्रीब्यूशन किया, मतलब आपने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू को ऐड किया। थोड़ा वैल्यू ऐड कोई और करता है, थोड़ा वैल्यू ऐड आप करते हो, थोड़ा वैल्यू ऐड कोई और करता है, ऐसे करते करते फाइनल प्रोडक्ट बनके वो किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है ना। आगे पढ़ो। इट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा ये कैसे निकाला जाता है, वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब आप कितने रुपए में उस चीज को बेच रहे हो, जैसे 15,000 में आप उसको बेच रहे हो, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब रॉ मटेरियल आपने कितने में परचेज किया था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, आपने कितने में परचेज किया था, 10,000 में। तो बेटा इससे पता लग जाएगा कि 10 में परचेज करके 15 में बेच रहे हो, मतलब आपने अपनी तरफ से जो वैल्यू को ऐड किया है प्रोडक्ट में, वो कितने रुपए की वैल्यू को ऐड किया है, 5,000 रुपीज की वैल्यू को ऐड किया है। 5,000। ओके, ये हो गया बेटा आपके वैल्यू एडेड। इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझें तो एक चार्ट के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। फटाफट सब लोग देखना। सबसे पहली पार्टी में यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा फार्मर, और मैं एग्जांपल वही दे रहा हूँ जो मैंने आपको कल दिया था ब्रेड का। बेटा ब्रेड बनने की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन होता है, वीट ग्रो किया जाता है, जो कि कौन करता है बच्चों, फार्मर करता है। तो सबसे पहली पार्टी यहाँ पे फार्मर है। फार्मर ने बच्चों क्या किया है, वीट ग्रो किया है। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। फार्मर ने प्रोडक्शन किसका किया है बच्चों, तो फार्मर का आउटपुट क्या है, जो फार्मर का आउटपुट है वो है वीट। उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेटा फार्मर जो वीट को सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 500 में। और फार्मर ने वीट किसी से परचेज नहीं किया था, फार्मर उसका ग्रो करने वाला है, फर्स्ट पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी का जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है वो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं क्या होती है बच्चों, जीरो होती है ना। तो देखो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है बच्चों, जीरो है। अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है जीरो। इसने किसी से परचेज नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम ग्रो करने वाला है, इसने ग्रो किया है, और इसका आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 500। ओके, आगे सीड्स होगी वो इनपुट ही है क्या बोल रहे हो बेटा। सर, वीट्स के लिए जो सीड्स खरीदेगा ना वो। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि ये भी फर्स्ट टाइम जो ग्रो करने वाला है वो है, तो इसका हम यहाँ पे जीरो ले लें। आप ले लो यहाँ पे 100 ले लो, नो इशू, है ना। सीड्स वगैरह होते हैं वो भी आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही आते हैं ना। लेकिन जनरली जनरल परसेप्शन में हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर वाले होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होती है, जीरो होती है ना। बाकी छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं, है ना। अब जैसे आयरन को एक्सप्लोइट किया जाता है, आयरन को निकाला जाता है, या कोल निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो खर्चे उसमें भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बोल सकते हो। लेकिन क्या कोई प्योर रॉ मटेरियल है क्या जो उन्होंने यूज किया है, नहीं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट हम ले रहे हैं जीरो। तो बताओ बच्चों कि फार्मर ने जीरो कॉस्ट के साथ शुरुआत की थी और उसने आउटपुट बना के दे दिया 500 का। तो बताओ इसने वैल्यू एडिशन कितना किया अपनी तरफ से, इसने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन किया है 500 रुपीज। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फार्मर जो है ये इस वीट को सेल कर देगा, सेल्स वीट फॉर 500 रुपीज। ये फार्मर वीट को सेल कर रहा है बेटा, किसको सेल कर रहा है, मिलर को। मिलर कौन होता है, जिसकी फ्लोर मिल्स होती हैं,
जो गेहूं से आटा बनाता है, जो उसको पीसता है, ओके, और बड़े बड़े जो पैकेट्स होते हैं, जो कट्टे होते हैं, उनमें आटे को भर के वो सेल करता है ना। तो देखो, मिलर के पास व्हीट आया, बेटा मेरे को बताओ कुछ इंफॉर्मेशन इसकी भी देखें। मिलर ने परचेज कितने में किया? मिलर ने व्हीट परचेज किया 500 में, ओके, और मिलर ने जो आउटपुट बनाया, उस आउटपुट का नाम क्या है बच्चों? फ्लोर, है ना। मिलर ने आटा बनाया, ठीक है, गेहूं से उसने क्या बना दिया? आटा बना दिया। देखो, फार्मर के आउटपुट का नाम क्या था? व्हीट। मिलर के आउटपुट का नाम क्या है? फ्लोर। ओके, 500 में परचेज किया, फ्लोर बना दिया, और इस फ्लोर को वो सेल कितने में करेगा? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट वो रख रहा है 700। ओके, बेटा बताओ कि मिलर ने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू इसमें ऐड की? मिलर ने अपनी तरफ से वैल्यू जो ऐड 200। की है वो है 200 रुपीज। 500। ठीक है, 500 नहीं, 200। 500 में तो उसने परचेज किया था, ओके, और 700 में सेल कर रहा है। तो इसने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 700 माइनस 500, 200 रुपीज की इसने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की है। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। मिलर के बाद जो अगली पार्टी बच्चों आएगी वो है आपकी बेकर, है ना। बेकर कौन होता है? जो आटे से ब्रेड बनाने का काम करेगा, ये भी एक प्रोड्यूसर है ना। तो ये आटे को परचेज करेगा। अब मेरे को बताओ बेटा कि मिलर से इसने आटा कितने में परचेज किया? 700 में, ओके, जो इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी वो इसका परचेज है। इसने 700 रुपए में बेचा और बेकर ने 700 में आटा परचेज किया। अब बेटा मेरे को ये बता दो कि इसकी वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? 700, और इसका आउटपुट क्या रहेगा? बेकर का जो आउटपुट है वो है ब्रेड का, ओके। बेकर इससे क्या बनाने वाला है? 700 रुपए का आटा खरीद के उससे ब्रेड बनाने वाला है। और जब इसने ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को इसने सेल किया, तो बेटा इसने ब्रेड को सेल कितने में किया? 1000 रुपीज में किया। तो बताओ, बेकर ने खरीदा था 700 में, ब्रेड बना के बेच रहा है 1000 में, तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसने कितनी वैल्यू ऐड की अपनी तरफ से? इसने 300 रुपीज की वैल्यू ऐड की। 300। अब बेटा मेरे को बताओ कि अब जो ब्रेड बेची जाएगी फाइनल कंज्यूमर को, ओके, वो कितने में बेची जाएगी? 1000 रुपीज में। तो 1000 रुपीज में ये ब्रेड बेची जाएगी फाइनल कंज्यूमर को, और कंज्यूमर की जेब से जो खर्चा होगा वो होगा 1000 रुपीज का, ओके। ये 1000 रुपीज कंज्यूमर ने अपनी जेब से खर्च किए। अब एक चीज तुम्हें मैं और लगे हाथ यहाँ पे समझा देता हूं, बच्चों ध्यान से देखना। प्रोडक्ट की जो वैल्यू है 1000, ये कैसे पता है? सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो वैल्यू एडिशन किया है उसको ऐड किया जाए, तभी जाके आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। जैसे फार्मर ने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड किया था 500, मिलर ने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड किया 200, और इसने अपनी तरफ से बेकर ने वैल्यू ऐड किया 300। 500, 200 एंड 300, 500, 200 प्लस 300, बेटा टोटल 1000। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1000। याद रखना 1000। ये 1000 रुपीज सबकी तरफ से जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन किया गया, उन सब को ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस कितनी है? 1000, ओके। और मैं अगर बेटा आपसे बोलूं आंसर देना, ये जो पूरी चेन हमने देखी, ये जो चेन हमने देखी है, फार्मर, मिलर एंड बेकर देन कंज्यूमर, इन तीनों लोगों ने मिला के प्रोडक्शन कितने का किया है? आंसर बताओ। 1000। 1000 का किया है। लेकिन अगर कोई नादान परिंदा ऐसा कहता है कि भैया इनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड किया जाए, जैसे फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 500, इसने प्रोडक्शन 500 का किया, इसने प्रोडक्शन 700 का किया, इसने प्रोडक्शन 1000 का किया, तो जरा ऐड करके देखो तीनों कितना आता है? 7 5 ये आ गया 1200, 12 एंड 1000 ये आ गया बेटा आपका 2200, ओके। तो याद रखना 2200 जो आ रहा है ना, ये पता है कैसे आया? आप डबल काउंटिंग कर रहे हो यहाँ पे। वैसे मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा लास्ट में। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब कि जितना आउटपुट फार्मर का था वो तो काउंट हो ही रहा है, साथ में वैल्यू एडिशन को आप अलग से काउंट कर रहे हो प्रोडक्शन में, जबकि रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मिलर की तरफ से जो प्रोडक्शन लेना है वो लेना है 200 का। बताओ भाई,
मिलर ने प्रोडक्शन कितना किया, 200 का ही तो किया ना, या 700 का किया, कितने का किया? मिलर ने प्रोडक्शन किया ओनली एंड ओनली 200 का, तो 7 क्यों ले ले भैया? क्या ये 500 रुपए का जो इसने माल परचेस किया था, इसको वापस इंक्लूड करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप करते हो, अगर आप करते हो तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, और यही मैंने चैप्टर 2 में तुम्हें समझाया था, और उस टाइम जिसने सीरियसली समझा होगा उसको ये चीज समझ में आ गई होगी। वहां मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चों याद रखना, कभी भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ वैल्यू एडिशन को लेते हो, ओनली वैल्यू एडिशन को, सिर्फ उस बंदे ने कितनी वैल्यू को ऐड किया है। आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप करते जाओगे तो वो जो आपका प्रोडक्ट है देखो वो 2200 रुपीज का आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड क्यों नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने किया ही नहीं है। अरे वो तो किसी और ने प्रोडक्शन किया था, हम तो सिर्फ परचेज करके लाए हैं। हमने कितना किया है उसको ऐड किया जाएगा। तो फार्मर ने ऐड किया 500, इसने ऐड किया 200 और इसने ऐड किया 300, तो टोटल आया 1000। और यहीं पे तुम्हें मैं एक चीज और बता दूं बेटा, इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। अगर आप इनमें से किसको ले लोगे, अगर आप तीनों की वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले लेते हो, ये 500, 700 एंड 1000, अगर आप इन तीनों को ले लेते हो, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, अगर ले लेते हो तो बेटा इससे जो निकल के आता है वो आपका जीडीपी नहीं है, वो गलत है। क्योंकि उसमें क्या हो चुकी है बच्चों, एक एरर हो चुका है जिसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग, है ना। अगर बेटा आप यहाँ पे 500 ले रहे हो, प्लस 700 ले रहे हो, प्लस 1000 ले रहे हो, तो मेरे को बताओ ये जो 700 है, क्या इसके अंदर ये 500 इंक्लूड नहीं है क्या? आंसर दो मेरे को, यस और नो। यस सर। बिल्कुल है। इसी तरह से मैं पूछता हूं बेकर के लिए, ये बेकर का जो 1000 है, क्या इसमें ये 700 इंक्लूड नहीं है क्या? यस सर। बिल्कुल। तो बेटा एक ही चीज की कितनी बार काउंटिंग हो रही है, तो ये चीज गलत है ना। आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ही हम दो मेथड काम में लेते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, वैसे मैं तुम्हें हैंड टू हैंड ही बता दूं। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए बच्चों दो मेथड काम में लिए जाते हैं। अगर बच्चों मैं मेथड के नाम आपको बताऊं तो पहला मेथड आपका है फाइनल आउटपुट मेथड। क्या कहते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड। और इसमें डबल काउंटिंग पता है कैसे अवॉइड होती है? अरे बहुत इजीली, आप कुछ भी मत लो, आप आउटपुट आउटपुट देखो ही मत। आप तो ये देख लो कि जो लास्ट प्रोड्यूसर था, जो कि हमारे एग्जांपल में बेकर है, उसने कितने में प्रोड्यूस को सेल किया। बताओ कितने में सेल किया इसने? 1000 में सेल किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही ले लो, आप क्या ले लो कि प्रोडक्शन कितना हुआ भाई साहब, 1000 का प्रोडक्शन हुआ। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का पहला तरीका क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड, कि आप फाइनल आउटपुट को ले लो। या फिर अगर आप में बहुत अक्ल है, आप बहुत समझदार हो और आप टेक्निकली हर चीज जानते हो, तो फिर आप प्रॉपरली वैसे करो जैसे मैंने सिखाया। और दूसरा मेथड होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए दूसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड। कि भैया आप गलती क्या कर रहे थे, आप हर पार्टी का आउटपुट ले रहे थे। आप आउटपुट मत लो, हर पार्टी का क्या लो? वैल्यू एडिशन लो। तो हर पार्टी का वैल्यू एडिशन अगर आप लोगे 500, 200 एंड 300, तो भी कितना आ जाएगा? 1000। दोनों ही मेथड से क्या हो जाती है बच्चों? डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है। तो डबल काउंटिंग अगर रोकनी है आपको, तो आपको यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए दो तरीके काम लेने पड़ेंगे। फाइनल आउटपुट मेथड, या तो आप लास्ट जो हुआ है उसको उठा लो डायरेक्ट 1000 को, या फिर अगर आप में बहुत अक्ल है, आप जानते हो टेक्निकली टर्म्स को, सबको जानते हो आप, तो फिर आप हर प्रोडक्शन में जितना जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, या फिर हम बोले नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ओके। यस तो सर। वैसे वैसे ये जो डबल काउंटिंग वाला पोर्शन है ना, ये प्योर थ्योरेटिकल है, तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसको आगे कभी हम देख लेंगे, अभी इसको अलग ही रखते हैं हम लोग। अभी हम लोग, हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल किस पे होना चाहिए? प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो अब हम बच्चों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है वैल्यू एडिशन का, है ना। प्रोडक्शन की चेन में जितने प्रोड्यूसर होते हैं,
हर प्रोड्यूसर गुड्स खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको कन्वर्ट करके सेल करता है। तो जितनी वैल्यू वो अपनी तरफ से ऐड करता है उसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और अगर पूरी इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड कर दिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन, या उसी को हम कहते हैं जीडीपी एमपी, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम में। अब हम प्रॉपरली बच्चों आते हैं किस पे, प्रैक्टिकल पोर्शन पे, कि भैया भाई साहब सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे करें। हमें तो आप ये बता दीजिए सर कि नेशनल इनकम इस मेथड में निकालते कैसे हैं। तो बच्चों पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में, है ना। तो सभी लोग ये प्रोसेस देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, बेटा नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है ना इस मेथड में, तो तुम्हें ये पता है कि हम पूरी इकोनॉमी का क्या ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन। ये सबको पता लग गई होगी बात। पूरी इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है पूरी इकोनॉमी में, उन सबको हम ऐड कर रहे हैं बच्चों। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं भाई? वैल्यू एडिशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है। पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि भाई हमारे पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने माल कितने का बेचा 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 बेचा, तो जितना बेचा बेचा वो सब आउटपुट है, तो आउटपुट को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल आउटपुट। फिर उसके बाद हम निकालेंगे टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि भाई जितने प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कितने रुपए में रॉ मटेरियल खरीदा 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 खरीदा, तो उसको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जब इन दोनों को हम लेस कर देंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू एडेड, या जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड जब आप तीनों सेक्टर के लिए ऐड कर देते हो, जो 3 सेक्टर हमारे प्रोडक्शन में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो आपको मिल जाता है जीडीपी एमपी। और जब जीडीपी एमपी मिल जाता है तो उसमें से डेप्रीसिएशन लेस करके, एनएफआईए ऐड करके और एनआईटी ऐड करके आप क्या निकाल देते हो बच्चों, सॉरी लेस करके आप क्या निकाल देते हो, नेशनल इनकम निकाल देते हो। बस ये तो काम है। लेकिन हम एक एक पॉइंट की टेक्निकलिटी और डिफिकल्टीज को यहाँ पे बच्चों समझते हुए चलेंगे, है ना। एक एक स्टेप में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैं सब बताते हुए चलूंगा। इसीलिए सब लोग बहुत ध्यान से देखना, सबका पूरा ध्यान यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर ऑल 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। हम पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने वाले हैं। ओके और 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर में कल बता चुका हूं आपको कि बेटा प्रोड्यूसर्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना। तो देखो ये काम कैसे होता है, सभी बच्चे फॉर्मूला लर्न कर ले मेरे साथ। टोटल हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कितना, आउटपुट कितनी हुई, सेल कितनी हुई, या फिर आउटपुट को बेटा एक गलत वर्ड है, सेल नहीं कहा जाता। आउटपुट का मतलब ये है कि रेडी टू सेल, मैं यहां पे लिख देता हूं एक वर्ड, रेडी टू सेल, है ना। मतलब बनाया आपने है, गुड्स आपने प्रोड्यूस कर दिया, एकदम तैयार है, आप किसी भी टाइम उसको सेल कर सकते हो, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो, एकदम तैयार गुड्स है ना, ओनली सेल नहीं, रेडी टू सेल। तो बच्चों आप ये मान के चलो कि यहां पर आउटपुट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो याद रखिए 3 कंपोनेंट इसमें आते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट, सेल्स नंबर 1, नंबर 2 चेंज इन स्टॉक, जिसका एक नाम और होता है आई का मतलब क्या है, कौन बताएगा, इन्वेंट्री वेरी गुड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसी भी नाम से दे दे, कंफ्यूज मत होना कभी, हम जानते हैं अभी अभी एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ के आए हम लोग, है ना। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, इसको आप कह सकते हो अनसोल्ड गुड्स, जो प्रोड्यूस तो हो गया था लेकिन बिना बिका रह गया, है ना। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और ऐसा माल जो आपने अपने खुद के यूज के लिए बनाया है, खुद के यूज के लिए बनाया। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, वैसे तो ये बात हम प्रिकॉशंस में देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता दूं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में ओनली गुड्स को लिया जाता है, सर्विस को नहीं लिया जाता, ये याद रखना, सिर्फ गुड्स को लेते हैं। जैसे एक फार्मर है, उस फार्मर ने बेटा वीट का प्रोडक्शन किया है ना,
उसने 10 बोरी गेहूं उगाए। अब 10 बोरी में से 2 बोरी उसने अपने पास रख ली है, भाई वो खुद भी तो खाएगा, इंसान है, मशीन थोड़ी ना, पूरे साल भर उसने मेहनत करी है तो उसका भी तो कंजम्पशन होगा, तो उसने 2 बोरी गेहूं निकाल के रख लिए। लेकिन क्या बच्चों वो 2 बोरी का प्रोडक्शन नहीं हुआ क्या? नहीं, प्रोडक्शन तो हुआ है, तो प्रोडक्शन में तो ऐड होगा, रेडी टू सेल है ना वो, उसको चाहे तो वो बेच सकता है ना, डेफिनेटली बेच सकता है, तो काउंट तो करेंगे, आउटपुट में तो वो आएगा। तो आउटपुट में खुद का यूज जो करते हैं वो भी आता है। बाकी की जो 8 बोरी है उसमें से 6 बोरी माल उसने बेच दिया साल के एंड तक, 6 बोरी गेहूं उसने बेच दिए। तो हमको इंफॉर्मेशन दी है कि 6 बोरी जो गेहूं है वो तो हो गया सेल, 2 बोरी गेहूं है वो है अनसोल्ड, और जो 2 बोरी गेहूं है वो है आपका सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो बेटा इन तीनों इंफॉर्मेशन को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते क्या कि टोटल कितनी बोरी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ होगा? बिल्कुल लगा सकते हो। तो कितनी बोरी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है? 6, 2, 8 और 2 10, टोटल 10 बोरी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है। और इसकी जो प्राइस रहेगी उस प्राइस को आप यहाँ पे जैसे 1000 रुपीज प्राइस ले लो, तो कितना हो जाएगा? ये 10,000, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दिया हम लोगों ने। बस इतना सा काम करना है यहाँ पे। और हाँ, मैं जो बता रहा हूँ काम की चीज वो ये है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए ओनली गुड्स को लिया जाता है, सर्विसेज जो है सेल्फ कंजम्पशन की वो नहीं ली जाती। जैसे बेटा इमेजिन, एक एग्जांपल देता हूँ आपका, जैसे मेड होती है, हमारे यहाँ पे काम करने वाली मेड आती है, बाई जी आती है ना, जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती है ना। बेटा वो झाड़ू पोछा हमारे यहाँ करती है तब तो उनकी वैल्यू को लेंगे, लेकिन बेटा जब वही बाई जी अपने खुद के घर में झाड़ू पोछा करती है, अपने खुद के घर में खाना बनाती है, तो बेटा मुझे ये बताओ कि क्या उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे लेना चाहिए क्या? नो सर। नहीं लेना चाहिए। सर्विसेज जो होती है उनकी इंप्यूटेड वैल्यू, सर्विसेज की इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन हम नहीं लेते हैं, लेकिन गुड्स की लेते हैं, क्योंकि गुड्स का बेटा फिजिकल फॉर्म होता है और वो काउंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट मैंने आपको बताया है, याद रह जाए तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, मैं बता दूंगा अलग से। अभी के लिए याद रखो कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पे लिख दो ओनली फॉर गुड्स, है ना। अब बेटा ये 3 चीजें जो यहाँ पे आई है ना, इन तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं यहाँ पे? सेल्स, दूसरा चेंज इन स्टॉक, और तीसरा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सबसे पहले बच्चों में बात करूंगा सेल्स की। सेल हमारी पूरी इकोनॉमी में जितनी जितनी सेल हुई है वो सब हमको यहाँ पे लेनी है, ये बात सबको समझ में आ सर गई? वीडियो प्ले कर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर ये आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही? सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके बेटा, ओके ओके, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। लेट मी चेक 1 सेकेंड। अच्छा अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ओके यस सर। हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसमें जितनी सेल हुई है वो सब हमको लेनी है, लेकिन हमें ये पता भी तो होना चाहिए सेल किस किस को होती है। तो बच्चों ये भी हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि सेल जो होती है हमारी इकोनॉमी में वो किस किस को होती है ना। बेटा यहाँ से देखो स्टार्ट करो, सेल किस किस को होती है बच्चों? सेल होती है हाउस होल्ड्स को, सेल होती है गवर्नमेंट को, बेटा गवर्नमेंट को भी तो सेल करते हैं हम लोग, सेल होती है फर्म्स को, और सेल किसको होती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करने का मतलब क्या है? आप फॉरेन सेक्टर को सेल कर रहे हो मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में जो सेल हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल किस किस को होती है। हाउस होल्ड सेक्टर को भी सेल होती है डेफिनेटली, गवर्नमेंट को भी सेल होती है। क्या गवर्नमेंट आपसे नहीं खरीदती क्या सामान? डेफिनेटली लेती है, गवर्नमेंट भी तो काम करती है, कंजम्पशन का काम करती है। हम पढ़ के आए अभी एक्सपेंडिचर मेथड में, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट भी तो डे टू डे एक्सपेंसेस करती है ना, उसके लिए गवर्नमेंट भी परचेज करती है, तो सेल गवर्नमेंट को भी की जाती है, फर्म्स को भी सेल की जाती है। और बच्चों इसमें आपका वही रॉ मटेरियल ही आया है और कुछ नहीं है ना, कि एज अ रॉ मटेरियल आप गुड्स किसी दूसरी फर्म को सेल कर देते हो, और एक्सपोर्ट किया जाए ये भी सेल है। अब बेटा सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक डिफिकल्टी आ जाती है। कौन सी डिफिकल्टी है? सेल का जो अमाउंट है वो या तो क्वेश्चन में हमें दे देगा। चलो एक काम करो बच्चों, फटाफट से सब लोग लीव करके फटाफट आओ, है ना,
ये टाइम खत्म होने वाला है, बीच में डिस्टर्बेंस होगा, तो सभी लोग लीव करके जल्दी से आ जाए ताकि हम कंटिन्यू करें, है ना। फटाफट आ जाओ सब लोग।